स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन सिद्धांत CFT थ्योरी। देखो इंग्लिश में बोलते हैं C की फुल फॉर्म होती है क्रिस्टल, F का मतलब है फील्ड और T का मतलब है थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन सिद्धांत हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। देखो समय समय पर क्या हुआ, अणु की संरचना की व्याख्या करने के लिए अलग अलग सिद्धांत दिए गए। उपसर्जक यौगिकों को समझने के लिए हमने व्याख्या करने के लिए एक सिद्धांत पढ़ा VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयोजकता बंध सिद्धांत। लेकिन उसकी कुछ कमियां थी तो उसको दूर करने के लिए अगला सिद्धांत दिया गया CFT। अब देखो CFT सिद्धांत क्या है, इसको हम थोड़ा सा एक नजर में समझ लेते हैं सबसे पहले तो, फिर इसके बारे में अपन डीपली पढ़ने वाले। सबसे पहले देखो इस सिद्धांत को समझने के लिए हमें कुछ पॉइंट समझने होंगे। नंबर 1 पॉइंट आता है कि यह सिद्धांत जो है इसका प्रतिपादन करने वाला वैज्ञानिक था बेथे। तो ध्यान देना, कुछ पॉइंट्स में समझा रहा हूं आपको ताकि आपको थ्योरी याद हो सके, क्योंकि पूरा थ्योरेटिकल है यहाँ पर। तो देखो प्रतिपादन किसने किया है, यहाँ पर प्रतिपादन करने वाला वैज्ञानिक यहाँ पर बेथे। बेथे नामक वैज्ञानिक ने क्या किया, सन 1929 में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कोई परेशानी है क्या इसमें? नहीं। अब देखो दूसरी बात, यह सिद्धांत सबसे पहले क्या हुआ, आयनिक यौगिकों पर लागू हुआ था। तो देखो तो अगर आपसे पूछे कि CFT सिद्धांत सबसे पहले किन यौगिकों पर लागू किया गया, तो हम कहेंगे यहाँ पर आयनिक यौगिकों पर क्या हुआ, लागू हुआ। लागू होने के कारण ही इसे यहाँ पर क्या कहते हैं, CFT क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन या क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। अब इस सिद्धांत के कुछ बिंदु क्या है, महत्वपूर्ण है। तो ये तो अपना एक नॉर्मल चीज थी। अब पहला बिंदु आता है इसका, देखो इस सिद्धांत के अनुसार यहाँ पर धातु आयन जानते हैं ना, केंद्रीय धातु परमाणु किसी भी उपसर्जक यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु समझ गए। जैसे अपना एक यौगिक ले लेते हैं FeCN6, ये यौगिक ले लिया। FeCN6 जो यौगिक है ये क्या है, यहाँ पर आपके पास समझ गए इसको, ये है यहाँ पर धातु आयन। तो ये धातु आयन तो क्या होता है, यहाँ पर ले लिया आपने। और दूसरा ये क्या है, आप ये अच्छे से जानते हो, लिगेंड है। तो ये हमने लिगेंड दर्शा दिया। तो ये सिद्धांत का पहला पॉइंट कहता है कि धातु आयन और लिगेंड्स के मध्य जो बनने वाला बंध होता है, अपन तो क्या कहते थे, ये लोन पेयर देता है, उपसर्जक बंध बनता है। नहीं, ये सिद्धांत कहता है कि यहाँ पर बंध उपसर्जक नहीं होकर क्या होता है, यहाँ पर आयनिक होता है। तो धातु आयन व लिगेंड के मध्य का बंध, समझना ध्यान से, लिगेंड के मध्य का बंध कौन सा होता है, यहाँ पर मध्य का बंध आयनिक होता है। तो पहली टर्म्स ये होगी, कौन सा हो जाएगा, आयनिक होता है। पहली चीज ये कहता है कि बंध उपसर्जक क्या होता है, आयनिक होता है। समझ लिया आपने, ये समझ लिया पहला। दूसरा पॉइंट कहता है कि धातु आयन, ध्यान देना, धातु कौन है, केंद्रीय धातु परमाणु भी बोल सकते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु, या फिर ये परमाणु किस ऑक्सीडेशन स्टेट में, आयन के रूप में भी हो सकते हैं। केंद्रीय धातु परमाणु या आयन तो क्या करता है, यहाँ पर बिंदु धनावेश की तरह व्यवहार करता है, बिंदु धनावेश के रूप में व्यवहार करेगा, क्योंकि आप जानते हैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस में आती है, तो क्या होता है, धनावेश की तरह व्यवहार करता है। जबकि इसी पॉइंट में कहता है कि जो लिगेंड होता है ना, वो लिगेंड क्या होता है, यहाँ पर ऋण आवेशित रूप में व्यवहार करता है। तो बिंदु ऋणावेश के रूप में क्या करता है, यहाँ पर व्यवहार करता है। दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट देखो जो यहाँ पर क्या है, महत्वपूर्ण है। जब लिगेंड उपसहसहयोजी संकुल के निर्माण की, ध्यान देना, ये तो केंद्रीय धातु परमाणु लिख दिया मैंने, केंद्रीय धातु परमाणु, इसके पास क्या आएंगे, माना कि 6 लिगेंड आए। जब लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु के पास क्या होते हैं, उपसहसहयोजी लोन पेयर देकर उपसहसहयोजी संकुल के निर्माण के लिए आते हैं, निर्माण के लिए आएंगे। तो क्या होता है, उस समय एक विशेष घटना घटित होती है कि धातु परमाणु के डी कक्षक, धातु परमाणु के कौन से होते हैं आपको पता है, डी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन एक, और लिगेंड की क्या है, यहाँ पर लिगेंड की क्या है, यहाँ इलेक्ट्रॉन युग्म है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। इन दोनों के मध्य क्या होता है, यहां पर अपन लिख देंगे, दोनों के मध्य प्रतिकर्षण होता है, प्रतिकर्षण होता है। प्रतिकर्षण होने से धातु परमाणु के जो डी कक्षक होते हैं
तो वहां पर लिख देंगे अपन प्रतिकर्षण होने से क्या होगा, धातु परमाणु के डी कक्षकों की ऊर्जा बढ़ जाती है, बढ़ जाएगी। इस ऊर्जा को ही हम यहां पर क्या कहते हैं, औसत क्रिस्टल क्षेत्र ऊर्जा के नाम से जानते हैं, औसत क्रिस्टल क्षेत्र ऊर्जा कहते हैं। ये पॉइंट्स अपने क्लियर हो जाएगा। अब ध्यान देना, यहाँ पर जब धातु परमाणु के पास लिगेंड बंध बनाने के लिए आते हैं तो इसके इलेक्ट्रॉन युग्म क्या होते हैं, लिगेंड के इलेक्ट्रॉन युग्मों से प्रतिकर्षित होते हैं। फलस्वरूप यहाँ डी कक्षक जो होते हैं धातु परमाणु के, वो क्या होते हैं, विपाटित हो जाते हैं। जैसे ये डी कक्षक है, ये डी कक्षक क्या हो जाएंगे यहाँ पर, जैसे 5 डी कक्षक है, 1 2 3 4 5, ये 5 डी कक्षक क्या होते हैं, ऐसे विपाटित हो जाते हैं। यहाँ पर कौन से, यहाँ पर 2 तो ये और ये 3 ये, ऊपर वाले को ज्यादा ऊर्जा वाले को Eg बोलते हैं, इसको 2 को और इनको T2G बोल देते हैं। ये समझने के लिए ये 5 डी कक्षक 2 भागों में विभाजित हो जाते हैं। ये घटना क्या कहलाती है, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। तो अगला पॉइंट क्या कहता है इसी का, कि क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन किसे कहते हैं, तो विपाटन के नाम से जानी जाती है। और इन दोनों के बीच की जो ये ऊर्जा होती है यहाँ, इसको डेल दर्शाते हैं। डेल Ag और T2G यानी कि धातु परमाणु के जो 5 डी कक्षक है, ये 2 भागों में विभाजित होने के बाद इनके मध्य का जो बीच का ऊर्जा अंतराल है ना, ये इस ऊर्जा अंतराल को ही अपन डेल से दर्शाते हैं। डेल का मतलब है यहाँ पर क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा, विपाटन ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। अगर ये अष्टफल के क्षेत्र में है तो इसको अपन यहाँ पर क्या करते हैं, डेल ओ से दर्शाते हैं। ओ का मतलब ऑक्टाहेड्रल क्षेत्र में, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर अष्टफलकीय क्षेत्र में विपाटन ऊर्जा आ जाएगी। और चतुष्फलकीय है यहाँ पर, तो चतुष्फलकीय संकुल में अगर विपाटन करें इसको डेल टी टेट्राहेड्रल, तो चतुष्फलकीय क्षेत्र में विपाटन ऊर्जा डेल टी से दर्शाते हैं, चतुष्फलकीय। इस प्रकार से यहाँ पे क्या हो जाता है कि डी कक्षक डिवाइड हो जाता है। अब देखो इसके बाद इस सिद्धांत के अनुसार पश्च युग्मन का कारण, ध्यान देना, एक अगला पॉइंट आता है थर्ड के बाद फोर्थ पॉइंट कहता है कि पश्च युग्मन। पश्च युग्मन क्या होता है भाई, आप समझना, अपने सिलेबस में तो है ही नहीं। बैक बॉन्डिंग बोलते हैं इंग्लिश में। बैक बॉन्डिंग का कारण क्या है यहाँ पर, इस सिद्धांत के अनुसार पश्च युग्मन या बैक बॉन्डिंग का कारण होता है क्रिस्टल क्षेत्र का कारण। पॉइंट से याद रखना है, का कारण क्या है, क्रिस्टल, अपन शॉर्ट में लिख दे, कारण मुख्य क्या है, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन होता है। अब देखो पश्च बंधन में क्या होता है, पश्च बंधन में केंद्रीय धातु परमाणु जो होता है लिगेंड से दोनों पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, बंध बना लेता है, और ये भी क्या करता है, कुछ इलेक्ट्रॉन देकर इसके साथ बंध बना लेता है, तो उल्टे इसको इलेक्ट्रॉन दे देता है। ये तो इसको देता ही है लिगेंड, परंतु यहाँ समझा देता हूँ। देखो केंद्रीय धातु परमाणु हमेशा आप जानते हो कि लिगेंड से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन युग्म करके उत्सर्जित बंध बनाता है। परंतु यहाँ धातु परमाणु की जो डी कक्षक रहते हैं, यहाँ पर इन डी कक्षकों में क्या होता है, कुछ डी कक्षक इसको क्या कर देते हैं, यहाँ पर इसके खाली कक्षकों में, इसके भरे हुए डी कक्षक इसके यहाँ पर रिक्त कक्षकों में क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन देकर ऐसे बंध बना देते हैं ऊपर नीचे। तो इस बंध को ये उल्टे इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, यहाँ पर धातु परमाणु उल्टा दे रहा है लेने की जगह, तो यहाँ पर इसी को अपन क्या बोलते हैं, बैक बॉन्डिंग, पश्च युग्मन बोलते हैं। तो ये भी यहाँ पर क्या होता है, इसका कारण भी ये क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ही मानी जाती है। अब ध्यान दो, यहाँ पर नोट डाल के एक फिफ्थ पॉइंट लिखा हुआ है विशेष रूप से, इसमें 2 चीजें बताई गई है। देखो, यदि पहली शर्त है Pe का मान कम हो डेल से, ध्यान दो Pe का मान कम है डेल से, यानी कि यहाँ पर विपाटन ऊर्जा का मान क्या है, ज्यादा है, और Pe यहाँ पर क्या है, युग्मन ऊर्जा है। देखो मैं आपको बता देता हूँ, Pe क्या है, यहाँ पर युग्मन ऊर्जा है। तो यदि युग्मन ऊर्जा का मान क्या हो, यहाँ पर विपाटन ऊर्जा से कम हो, तो ध्यान देने इधर सुनना, अगर ये विपाटन ऊर्जा ज्यादा हुई तो मैंने आपसे कहा था ना वहां पे संयुक्त बंध सिद्धांत में, अगर प्रबल फील्ड लिगेंड हुआ तो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होगा और दुर्बल हुआ तो इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होगा। तो उस चीज को ये सिद्धांत यहाँ पर स्पष्ट करता है। कैसे स्पष्ट करता है, देखो समझना, अगर इस विपाटन ऊर्जा का मान ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा अंतराल को पार करके यहाँ से यहाँ नहीं जा पाएंगे। जैसे माने कि आपको कितने हैं, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन बने, 5 कैसे बने,
पहले तो एक एक जाएगा, 1 2 अब 3। अब चौथा कहाँ जाएगा? देखो चौथा यहाँ जा सकता है, पांचवा यहाँ जा सकता है। परंतु अगर इस अष्टफल के क्षेत्र में यहाँ पर यह क्षेत्र में किसी भी क्षेत्र में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा का मान, इस ऊर्जा का मान ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस ऊर्जा अंतराल को पार करके यहाँ नहीं जा पाएगा चौथा, और क्या हो जाएगा? यही युग्मन हो जाएगा इसका। तो अगर यहाँ पर इसका मान क्या है? युग्मन ऊर्जा का मान कम है तो क्या होता है? युग्मन ऊर्जा का मान कम है और विपाटन ऊर्जा का मान ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर वहां पे नहीं जा पाती ऊर्जा अंतराल को पार करके, तो जो यहीं पे युग्मित हो जाते हैं तो छोटा भी आएगा और पांचवा भी तो इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? युग्मन होगा। और नीचे ही युग्मन हो गया तो क्या होता है? यहाँ पर निम्न चक्रण संकुल का निर्माण हो जाएगा। तो कौन सा बनेगा? निम्न चक्रण संकुल का निर्माण। और अगर दूसरी कंडीशन आती है, अगर युग्मन ऊर्जा का मान अधिक है विपाटन ऊर्जा, तो देखो सीधी सीधी बात है, विपाटन ऊर्जा का मान कम है तो इलेक्ट्रॉन उत्तेजित ऊपर चला जाएगा ऊपर, और ऊपर चला गया तो यहाँ पर उच्च चक्रण संकुल का निर्माण होता है। इस प्रकार से क्या है? ये पूरा सिद्धांत इसी पे आधारित है। अब इसको अपन दो चीजों पे लागू करेंगे, तो अष्टफल के क्षेत्र में और एक दूसरा किस में लागू करने वाले हम? चतुष्फलकीय क्षेत्र में। दोनों क्षेत्रों में हम क्या कर देंगे? देखो इसको लागू करने वाले हैं। अब दोनों को समझने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, एक बार इस सिद्धांत को थोड़ा सा यहाँ तक समझ लेना है, बाकी की थ्योरी भी ऐसी किसी आने वाली है। तो देखो इसमें हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले समझ रहे हैं आप क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ये सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम बेथे नामक वैज्ञानिक ने सन 1929 में किया, और ये सिद्धांत सर्वप्रथम आयनिक यौगिकों पर आयनिक क्रिस्टलों पे लागू किया गया, इसलिए इस सिद्धांत को क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन सिद्धांत के नाम से जाना गया। यहाँ तक क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। इस सिद्धांत के मुख्य बिंदु निम्नलिखित है। पहला बिंदु, इस सिद्धांत के अनुसार धातु परमाणु और लिगेंड के मध्य बनने वाला बंध क्या होता है? उपसंयोजी नहीं होता, बल्कि क्या होता है? आयनिक प्रवृत्ति को सिद्धांत कह रहा है। तो धातु परमाणु और लिगेंड के मध्य बनने वाला बंध सहसंयोजी नहीं होकर क्या होता है? आयनिक होता है, ये सिद्धांत कहता है पहली चीज। दूसरा पॉइंट कहता है कि इसमें केंद्रीय धातु परमाणु क्या होता है? धनायन की तरह, बिंदु धनावेश की तरह व्यवहार करता है। कि आप जानते हो ऑक्सीडेशन स्टेट में धातु को प्लस चार्ज आता है तो बिंदु धनावेश की तरह, और लिगेंड क्या होता है? बिंदु ऋणावेश की तरह व्यवहार करता है। तो दूसरा पॉइंट हो जाएगा। तीसरा पॉइंट कहता है कि यहाँ पर जब सहसंयोजी संकुल, देखो उपसहसंयोजी संकुल के निर्माण के लिए क्या होता है? ये लिगेंड इसको लोन पर देगा धातु परमाणु को और बंध बनाएगा। जब उपसहसंयोजी संकुल के निर्माण के लिए लिगेंड क्या करते हैं? केंद्रीय धातु परमाणु के पास आते हैं, तो केंद्रीय धातु परमाणु के भी डी कक्षक होते हैं, इनमें भी इलेक्ट्रॉन भरे रहते हैं। तो केंद्रीय धातु परमाणु के डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन और लिगेंड के क्या होते हैं? लिगेंड लोन पेयर दे रहे हैं, तो लिगेंड के तो लोन पेयर और केंद्रीय धातु परमाणु के डी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन माइनस माइनस क्या होता है? प्रतिकर्षण महसूस करता है, जिससे यहाँ धातु परमाणु के डी कक्षक होते हैं ना, इनकी ऊर्जा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है यहाँ पर औसत ऊर्जा से। तो उस ऊर्जा को अपन क्या कहते हैं? बढ़ी हुई ऊर्जा को अपन यहाँ पर औसत क्रिस्टल क्षेत्र ऊर्जा के नाम से जानते हैं। तो अगर आपसे पूछे औसत क्रिस्टल क्षेत्र ऊर्जा किसे कहते हैं, ये आपका क्वेश्चन बन गया, तो आपका आंसर क्या होगा? जब धातु परमाणु केंद्रीय धातु परमाणु के पास क्या करता है? लिगेंड क्या करते हैं? उपसहसंयोजी संकुल के निर्माण के लिए आते हैं, तो यहाँ पर केंद्रीय धातु परमाणु के डी कक्षकों में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं? लिगेंड के इलेक्ट्रॉन युग्म लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? माइनस माइनस होने के कारण प्रतिकर्षित होते हैं, जिससे धातु परमाणु के डी कक्षकों की ऊर्जा बढ़ जाती है। इस बढ़ी हुई ऊर्जा को क्या बोलते हैं? औसत क्रिस्टल क्षेत्र ऊर्जा कहते हैं। अब ऊर्जा बढ़ने से क्या होता है? यहाँ पर जैसे आएंगे तो इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण होगा, तो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन और धातु परमाणु के इलेक्ट्रॉन के मध्य प्रतिकर्षण होने से जैसे इसके पास है, तो जो यहाँ पर क्या होते हैं? सीध में पड़ते हैं, उनकी क्या होती है? औसत क्रिस्टल क्षेत्र ऊर्जा ज्यादा हो जाती है। तो ये नॉर्मल एनर्जी थी, इससे क्या होता है? इसकी कुछ की तो ज्यादा हो जाती है, और जो दूर पड़ते हैं सामने नहीं आते लिगेंड के, तो क्या होते हैं? औसत क्रिस्टल क्षेत्र ऊर्जा से उनकी ऊर्जा कम हो जाती है। इस प्रकार धातु परमाणु के डी कक्षक क्या होते हैं? यहाँ पर दो भागों में विपाटित हो जाते हैं। इस घटना को हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन के नाम से जानते हैं। और इन दोनों डी कक्षकों के यहाँ पर मध्य की ऊर्जा क्या कहलाती है? क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा डेल से दर्शाई जाती है। अगर चतुष्फल के क्षेत्र में तो डेल टी, और अस्फल में तो डेल 0, यानी ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल। ये सिद्धांत यहाँ तक हो गया। इस सिद्धांत के आधार पर देखो पश्चिम युग्मन का बैक बॉन्डिंग का मुख्य कारण क्या होता है? ये भी यहाँ पर मुख्य कारण यहाँ पर क्या है? क्या हो जाएगा भाई? पश्चिम युग्मन का मुख्य कारण मैंने आपको यहाँ पर देखो एरो का निशान लगा के दे दिया, कुछ नहीं लिखा यहाँ पर। इसका मुख्य कारण होता है पश्चिम युग्मन का क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा, युग्मन ऊर्जा। अगर एक क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा और युग्मन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन युग्मित होने के लिए आवश्यक ऊर्जा, वही ऊर्जा दोनों ऊर्जा क्या होती है? पश्चिम युग्मन का कारण होती है। तो ये अपने सिलेबस में नहीं है, तो आपको ये पॉइंट्स याद रखना पड़ेगा। फिर मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ कि आपको मेन चीज याद क्या करनी है? यही चीज याद करनी है। अब देखो आप बिना देखे सुनना, आप दिमाग में याद रखना।
सबसे पहले सिद्धांत किसने दिया? बेथे नामक वैज्ञानिक ने। कब दिया? सन 1929 में। हो गया खत्म। सबसे पहले लागू किस पे किया गया? ये यहाँ पर आयनिक क्रिस्टलों पे लागू किया गया, इसलिए इसको क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन के नाम से जानते हैं। मुख्य बिंदु क्या है? पहला, ये सिद्धांत सबसे पहले यहाँ पर ये सिद्धांत कहता है कि केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड के मध्य का बंध क्या होता है? आयनिक होता है। दूसरा क्या कहता है? यहाँ पर धातु तो क्या करती है यहाँ पर बिंदु धनावेश की तरह, लिगेंड बिंदु ऋणावेश की तरह व्यवहार करता है। तीसरा, जब यहाँ पर क्या होता है उपसर्जनजी संकुल के निर्माण के लिए लिगेंड क्या होते हैं? केंद्रीय धातु परमाणु के पास आते हैं, तो केंद्रीय धातु परमाणु के डी कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन और लिगेंड के लोन पे इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण होता है, जिससे यहाँ धातु परमाणु के डी कक्षकों की ऊर्जा बढ़ जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? औसत क्रिस्टल क्षेत्र ऊर्जा बोलते हैं। फिर देखो आगे करते हैं हम। आगे क्या कहेंगे कि भाई यहाँ पर दोनों की ऊर्जा बढ़ जाने से यहाँ पर क्या होता है? जो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन इनके इलेक्ट्रॉन से प्रतिकर्षण होते हैं, प्रतिकर्षण धातु परमाणु के डी कक्षक क्या होते हैं? दो भाग में विभाजित हो जाते हैं। इस घटना को डी कक्षकों में विभाजित होने की घटना क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन के नाम से जानते हैं, और इन दोनों विपाटित कक्षकों के मध्य की ऊर्जा क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा कहलाती है। इसे डेल से दर्शाते हैं। अगर ये चतुष्फल के क्रिस्टल के लिए तो डेल टी हो जाएगा, और अष्टफल के लिए तो डेल टी। लास्ट पॉइंट कहता है पश्च युग्मन, बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग क्या होती है? मैं आपको समझा देता हूँ। लिगेंड तो क्या करता है? केंद्रीय धातु परमाणु को लोन पे लेकर उपसर्जनी बंध बनाता है, परंतु यहाँ पर क्या होता है? केंद्रीय धातु परमाणु के पास भी कभी-कभी क्या होता है? कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कक्षकों में, वो इलेक्ट्रॉन वापस लिगेंड के रिक्त कक्षकों में देके एक बंध और बना लेता है, तो ये बैक ये तो इधर दे रहा है और ये वापस उल्टा दे रहा है, इसलिए इसको बैक बॉन्डिंग के नाम से जानते हैं। इसका कारण भी पश्च युग्मन का कारण क्या होता है? क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा और युग्मन ऊर्जा होती है। ये सिद्धांत देखो एक और चीज बताता है कि यदि यहाँ पर क्या हो? युग्मन ऊर्जा का मान Pe, युग्मन ऊर्जा का मान क्या है? विपाटन ऊर्जा से कम है, तो विपाटन ऊर्जा का मान ज्यादा है ना, तो अगर 3 इलेक्ट्रॉन बढ़ते चौथा इलेक्ट्रॉन बढ़ना है, ज्यादा होने के कारण इलेक्ट्रॉन वहां नहीं जा पाते, ज्यादा ऊर्जा अंतराल को पार करके फलस्वरूप ये युग्मित हो जाते हैं, नीचे युग्मित होने के कारण निम्न चक्रण संकुल बनेगा। और अगर आपकी विपाटन ऊर्जा का मान कम है तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन आसानी से चला जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो सीधी सीधी बात है उच्च चक्रण संकुल का निर्माण होता है। तो निम्न चक्रण कब बनेगा? उच्च चक्रण कब बनेगा? इस चीज की व्याख्या भी ये सिद्धांत कर रहा है। अब देखो हम पढ़ने वाले हैं इस सिद्धांत को दो चीजों पे लागू करेंगे, चतुष्फल के क्षेत्र में और एक अष्टफल के क्षेत्र में। तो अपन यहाँ पर पढ़ने वाले अष्टफल के संकुल में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। तो देखो आगे बढ़ेंगे। अब ध्यानपूर्वक होगा आपको थ्योरी को, इसको वीडियो को रिवाइंड करके देखिए आप, ताकि क्या थ्योरी समझ में आए। थ्योरी समझ में आएगी तभी सब कुछ समझ में आएगा। अब देखो इसको अष्टफल के क्षेत्र में लागू करते हैं, समझना बहुत सीधा है। अष्टफल की क्षेत्र में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। अष्टफल के क्षेत्र में अपन को क्या पढ़ना है? क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन सिद्धांत की व्याख्या करनी है। अब देखो जो अष्टफल के क्षेत्र या अष्टफल के संकुल होते हैं उनमें डी कक्षकों का विपाटन कैसे होता है, इसी के बारे में इस पूरे सिद्धांत में बताया गया। एक चतुष्फल के विपाटन। अब आप ध्यान से समझना, अष्टफल के संकुल कब बनता है? ये होता है केंद्रीय धातु परमाणु होता है। केंद्रीय धातु परमाणु के पास कितने लिगेंड आते हैं? यहाँ पर 6 लिगेंड आते हैं। 6 लिगेंड आते हैं तो जो बंध बनेगा ये संकुल बन जाएगा। ये संरचना जब व्यवस्थित होगी तो एक से क्या होगा? 6 जुड़ जाएंगे। 6 आपको पता है कैसे जुड़ते हैं? ये तो केंद्रीय धातु परमाणु इससे 1 2 3 4 5 6 ऐसे जुड़ते हैं ना। ये संरचना अष्टफल की तो ये अष्टफल की। तो इस घटना में क्या हो रहा है देखो, आप एक एक पॉइंट्स को नोट करना। सबसे पहले देखो अष्टफल के संकुलों में धातु परमाणु के इलेक्ट्रॉन, ये धातु परमाणु के इलेक्ट्रॉन ये क्या आ रहे हैं? लिगेंड के 6 लिगेंडों के इलेक्ट्रॉन युग्म से प्रतिकर्षित हो रहे हैं, या फिर लिगेंड के 6 इलेक्ट्रॉन युग्म। एक लिगेंड 1 इलेक्ट्रॉन युग्म देता है तो 6 लिगेंड 6 देंगे। तो अपन कहेंगे पहली चीज कि अष्टफल के क्षेत्र में केंद्रीय धातु परमाणु के डी कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन लिगेंडों के यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन युग्मों से क्या होते हैं? प्रतिकर्षित होते हैं, जिससे धातु परमाणु के डी कक्षकों की ऊर्जा बढ़ जाती है। अब इसको कैसे बढ़ाओगे देखो, अब मैं आपको बना के बताता हूँ एक चीज। जब आप बनाना सीख जाओगे ना तो आपको ये थ्योरी इसकी याद हो जाएगी, पूरी की पूरी रटनी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ध्यान से समझना। सबसे पहले मैं धातु परमाणु के 5 डी कक्षक बना रहा हूँ। कॉपी में कैसे बना हुआ है, आप कैसे तरीका यूज ले सकते हो। ये धातु परमाणु के मैंने डी कक्षक 5 बनाने, ये 1 2 3 4 और ये 5।
5 कक्षकों के सबसे पहले तो आपको नाम पता होना चाहिए। मैंने बताया था 3 एक्सिस होती है, x y और z। तो सबसे पहले d कक्षक है, d x y हो गया 2। फिर ये 2 ले लो पीछे वाले, तो d y z हो गया। फिर देखो x y हो गया, y z हो गया। ये एक आगे का ले लो, एक पीछे का ले लो, तो d x z हो गया। 3 तो गए ना आपके पास, d x y, d y z, d x z आगे पीछे का ले लो। फिर होता है चौथा x स्क्वायर, d x स्क्वायर y स्क्वायर, x स्क्वायर y स्क्वायर। अब लास्ट क्या बचा z, तो d z। ये 5 d कक्षक हो गए। इनको अपन कैसे लिखेंगे, देखो 5 d कक्षकों में जो यहाँ पर क्या होते हैं लिगेंडों के सामने पड़ते हैं उन कक्षकों को तो ध्यान देना आप EG कक्षक बोलते हैं, EG नाम इनका EG कक्षक, ठीक है। और से जो पीछे वाले 3 है, इन पीछे वाले 3 कक्षकों को अपन क्या बोलते हैं यहाँ पर T2Z कक्षक के नाम से। ये क्या हो गए आपके T2Z कक्षक हो गए, AG T2Z। अब देखो अपन को क्या करना है इसमें, यहाँ पर ये धातु आयन के लिख देंगे नाम, धातु आयन के क्या है D कक्षक, धातु आयन के D कक्षक हमने दर्शा। ध्यान से आराम से समझना है, स्लो स्पीड में मिल समझा दिया अपन। अब ध्यान ये धातु आयन के 5 D कक्षक है। अब क्या कहता था सिद्धांत, जब अष्टफल के क्षेत्र में, ये अष्टफल के क्षेत्र, ये होगा 6 लिगेंड। अष्टफल के क्षेत्र में जब केंद्रीय धातु परमाणु के पास क्या होते हैं, यहाँ पर लिगेंड आते हैं, 6 लिगेंड आते हैं, तो केंद्रीय धातु परमाणु के D कक्षकों में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो लिगेंड के 6 इलेक्ट्रॉन युग्म से प्रतिकर्षित होते हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन युग्म, तो 6 लिगेंड हो गए, और इसके D कक्षक में भी कुछ इलेक्ट्रॉन रहेंगे, जो भी धातु होगी उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर ये प्रतिकर्षित होते हैं। फलस्वरूप क्या होता है, इनकी ऊर्जा यहाँ पर अधिक हो जाती है, तो ऊर्जा बढ़ जाती है। अब देखो ये ऊर्जा आरेख बना रहे हैं यहाँ पर, एनर्जी फ्लो दर्शा रहे हैं, तो ये ऊर्जा नीचे ऊर्जा कम है और ऊपर की ओर जाते जाते क्या हो रही है, ऊर्जा बढ़ रही है। तो ये ऊर्जा कम है, ऊपर बढ़ेगी। अब देखो इनकी ऊर्जा बढ़ जाती है, तो देखो कैसे बढ़ाएंगे, ये कर दिया। और इनकी ऊर्जा 5 की ऐसे दर्शाएंगे, 1 2 3 4 5। आप तो ऐसे दर्शा दो, क्योंकि कॉपी में तो क्या करना है, 5 वापस ऐसे बना दो, आप ऐसे दर्शा दो नए प्रकार तरीके से बढ़ गए। ये गोलीय क्रिस्टल क्षेत्र में क्या है, गोलीय अवस्था में होते हैं ये इस तरह से सारे बराबर 5 D कक्षक, सबकी ऊर्जा क्या होती है, इक्वल होती है, और इन 5 D कक्षकों से ज्यादा होती है। पर अपन यहाँ लाइन से बना सकते हैं और कुछ नहीं अपने पास। तो गोलीय क्रिस्टल क्षेत्र में अपन लिख देंगे, गोलीय क्रिस्टल क्षेत्र में D कक्षकों की ऊर्जा बढ़ गई। अब बढ़ी हुई ऊर्जा तो अपन ने दर्शा दी। अब जैसे क्या होगा, इसके पास आएंगे तो लिगेंड के, अब देखो आगे की लैंग्वेज सुना, यहाँ पर जब लिगेंड के क्या होते हैं, यहाँ पर जब लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु के पास संकुल के निर्माण के लिए आते हैं, तो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन युग्म क्या होते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु के वे D कक्षक जो क्या होते हैं, इन लिगेंडों के अनुदिश होते हैं। अनुदिश मतलब सीध में पड़ते से लिगेंड आ रहा है, माना कि मार्कर क्या है आपका लिगेंड, ऐसे 6 लिगेंड है। अब 6 लिगेंड जब इसके पास आ रहे हैं, तो केंद्रीय धातु परमाणु के D कक्षकों में भी इलेक्ट्रॉन रहेंगे, इनमें भी इलेक्ट्रॉन युग्म रहेंगे। तो वे D कक्षक जो लिगेंड के क्या होते हैं, अनुदिश होते हैं। अनुदिश का मतलब EG उपस्थित होते हैं, EG मतलब सीध में उपस्थित होते हैं। ये देखो 2 सीध में पड़ जाएंगे, ये साइड में साइड है, 2 सीध में पड़ जाते हैं, तो इनकी ऊर्जा क्या होती है, इस औसत क्रिस्टल क्षेत्र ऊर्जा से क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यहाँ गोली की जगह औसत भी लिख सकते हो, तो इनकी ऊर्जा बढ़ जाती है। तो ध्यान देना, अब इसका क्या करना है अपन को, ये औसत क्रिस्टल क्षेत्र ऊर्जा अपन ने मान ली, ध्यान देना मान। तो इनकी ऊर्जा क्या है, औसत क्रिस्टल क्षेत्र ऊर्जा से बढ़ जाती है। तो ये 2 कक्षक जो थे इनकी ऊर्जा अपन ने बढ़ाई। 2 कक्षक कौन से हैं, ये EG कक्षक है, ये वाले dx स्क्वायर y स्क्वायर और dz स्क्वायर। तो ये dx स्क्वायर y स्क्वायर dz स्क्वायर, ये कौन से कक्षक है, EG कक्षक। इनकी ऊर्जा इस औसत क्रिस्टल क्षेत्र ऊर्जा जो नॉर्मल ऊर्जा थी उससे बढ़ जाती है विपाटन। और शेष वे D कक्षक जो क्या होते हैं, लिगेंडों के अक्षों के अनुदिश नहीं होते हैं, सीध में नहीं होते हैं। ये तो पीछे ना सीध में नहीं है ना, तो ये इनको T2Z बोलते हैं। T2Z होते हैं, वो क्या होते हैं, दूर होने के कारण कम प्रतिकर्षित होते हैं, तो इनकी ऊर्जा इस औसत क्रिस्टल क्षेत्र ऊर्जा से क्या जाती है, कम हो जाती है। इसको अपन करेंगे ऐसे
ये अपन ने दर्शा। ये तीन आ गए। डी एक्स वाई, ध्यान देना, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड हो गए। अब देखो इनकी ऊर्जा, ये नाम क्या देंगे इनको सबसे पहले तो T2G कक्षक हो जाएगा। अब समझना, इन दो इस प्रकार डी कक्षक Eg और T2G दो भागों में विभाजित हो गए। इसे अष्टफल के क्षेत्र में क्या बोलते हैं? क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन। अब आगे समझेंगे इसको। इसमें क्या हो रहा है भाई, इन दोनों के बीच का जो ऊर्जा अंतराल है, ये यहाँ से यहाँ तक और ये यहाँ से यहाँ तक, इन दोनों के बीच का जो ये ऊर्जा अंतराल होता है, ये ऊर्जा अंतराल ही यहाँ पर क्या कहलाता है? अष्टफल के क्षेत्र में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन कहलाता है। और इनकी जो बीच की ऊर्जा होती है तो क्या कहलाएगी? अष्टफल के क्षेत्र में विपाटन ऊर्जा। तो देखो इसको अपन सही से बना देते हैं, थोड़ा बड़ा बन गया था, लाइन सीधी रहेगी ताकि यहाँ पर ये ले दिया अपन ने, ये बना देंगे तीनों, छोटे बना दो कोई जरूरी नहीं है, तो अपन बड़े बनाए। ये तीन हो गए। ये कौन से कक्षक? T2G, नाम आपको पता है। ये दोनों की इसकी ऊर्जा और इसकी ऊर्जा, यहाँ से यहाँ तक की जो ये ऊर्जा है ये विपाटन ऊर्जा है। अष्टफल के क्षेत्र है, विपाटन ऊर्जा के पीछे क्या लगाओगे? डेल जी, ऑक्टाहेड्रल हो गया। अब ध्यान, यहाँ पर जो T2G कक्षक ज्यादा प्रतिकर्षित होते थे, लिगेंड होते, उनकी ऊर्जा बढ़ जाती है। तो कितनी अधिक होती है इनकी ऊर्जा? यहाँ से देखो औसत क्रिस्टल क्षेत्र ऊर्जा, इससे यहाँ पर +3/5 डेल जीरो। डेल जीरो क्या है? अष्टफल के क्षेत्र में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा अधिक होती है, तो ये इतनी अधिक होती है। तो अधिक को किससे दर्शाते हैं? प्लस। और इसकी ऊर्जा कम होती है तो इसको किससे दर्शाएंगे? माइनस। तो ये होती है -2/5 डेल जीरो कम होती है, तो ये यहाँ से यहाँ तक कम दर्शाते हैं। और चूंकि अष्टफल के क्षेत्र में जो विपाटन ऊर्जा होती है डेल क्यू, इसको ये 10 dq के बराबर है। अब कोई काम नहीं आ रहा dq वगैरह, इसको लिखो तो लिखो, नहीं तो मत लिखना, ठीक है। तो ये मात्रक होता है अलग से यहाँ पर। अब देखो जरा सुनो, सारा अपन ने जब दर्शा ही दिया तो अब बचा क्या? कुछ नहीं बचा, सारा अपन ने यहाँ पर कर दिया। तो ये चित्र किसका हो जाएगा? आपके देखो नीचे लिखना पड़ेगा चित्र, अपन कह देंगे अष्टफलकीय क्षेत्र में क्या हो जाएगा? क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन हो गया चित्र। अब आप इसको एक बार समझ लीजिए ताकि आपके पूरा एक साथ क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले पॉइंट में कहेंगे कि अष्टफल के संकुलों में, अष्टफल के संकुल तभी बनेंगे जब 6 लिखेंगे। अष्टफल के संकुलों में केंद्रीय धातु परमाणु के डी कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, इसके डी कक्षक में धातु परमाणु के डी कक्षक है 5। तो अष्टफल के संकुल में केंद्रीय धातु परमाणु के डी कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन लिगेंडों के क्या होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन युग्म, 6 लिगेंड 6 इलेक्ट्रॉन युग्म से क्या होते हैं? धातु परमाणु के डी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित होते हैं। प्रतिकर्षित होने से डी कक्षकों की ऊर्जा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो देखो यहाँ से बढ़कर ये हो गए। इसे हम क्या बोल रहे हैं? अष्टफल के क्षेत्र में औसत क्रिस्टल क्षेत्र ऊर्जा हो जाएगी, जितनी बड़ी है यहाँ से इतनी बढ़ गई, तो ये ऊर्जा। अब देखो इसके बाद अपन विपाटन कराएंगे। तो देखो यहाँ पर जब लिगेंड, देखो यहाँ पर लिगेंड इसको लॉस कर देगा, देने के लिए आएगा इसके पास। जब लिगेंड क्या आते हैं? केंद्रीय धातु परमाणु के पास अष्टफल के संकुल के निर्माण के लिए जब 6 लिगेंड आते हैं तो क्या होता है? ये देखो यहाँ से सीधी में आ रहे हैं, इधर साइड में जाते हैं अष्टफल के। देखो जब अष्टफल के संकुल के निर्माण के लिए यहाँ पर केंद्रीय धातु परमाणु के डी कक्षकों के पास क्या आते हैं? जब लिगेंड लोन पर इलेक्ट्रॉन देने के लिए आते हैं तो केंद्रीय धातु परमाणु के वे डी कक्षक जो लिगेंड के अक्षों के अनुदिश होते हैं, सीध में होते हैं, इजी होते हैं, इजी बोलते हैं उनको, सीध में होना, इजी होते हैं, अक्षों के अनुदिश होते हैं। तो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉन युग्म से ज्यादा प्रतिकर्षित होते हैं, फलस्वरूप वो क्या होते हैं? उनकी ऊर्जा इस औसत क्रिस्टल क्षेत्र ऊर्जा से क्या हो जाती है? अधिक हो जाती है। तो विपाटित होकर अधिक हो जाती है। और वे डी कक्षक, ये लिगेंड इधर से आ रहे हैं, जो क्या होते हैं? अक्षों के अनुदिश नहीं होते, दूर है, देखो यहाँ पर सीध में नहीं है, यानी कि T2G होते हैं, तो अनुदिश नहीं होने के कारण दूर होने से कम प्रतिकर्षित होते हैं, फलस्वरूप इनकी ऊर्जा औसत क्रिस्टल क्षेत्र ऊर्जा से क्या हो जाएगी? नीचे घटाएगी, कम हो जाती है। इस प्रकार जो धातु परमाणु के जो 5 डी कक्षक होते हैं वो Eg और T2G क्या होते हैं? नामक 2 भागों में विपाटित हो जाते हैं। इसे अष्टफल के क्षेत्र में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन के नाम से जानते हैं। और एक Eg और T2G कक्षकों की मध्य की जो ऊर्जा अंतराल होता है इसी को अष्टफल के क्षेत्र में विपाटन, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा के नाम से डेल जीरो के नाम से हम जानते हैं। अब देखो आगे बढ़ते हैं हम, दोनों में अब कौन सी कितनी अधिक होगी, कौन सी कितनी कम होगी? तो हम कहेंगे
कि यहाँ पर Eg कक्षकों की ऊर्जा औसत क्रिस्टल क्षेत्र ऊर्जा से क्या होती है +3/5 del 0 अधिक होती है और T2 ऊर्जा -2/5 del 0 कम। इस प्रकार से क्या होता है विपाटित हो जाते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं अष्टफलकीय क्षेत्र क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन के नाम से जानते हैं। क्लियर है आपको पूरा? अब देखो यहाँ पर डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन, ध्यान देना, एक नोट डाल के मैं बताना यहाँ पर डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन निर्भर करता है अब इन डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन किस पर निर्भर करेगा? दो चीजों पर निर्भर करता है यहाँ। पहली चीज क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा अष्टफलकीय क्षेत्र में, और दूसरी चीज युग्मन ऊर्जा, दो चीजों पर ही पीई शॉर्ट में बोल देते हैं इसको। तो ध्यान देना कि अष्टफलकीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन कब होगा या नहीं होगा, जोड़े बनेंगे या नहीं बनेंगे, वो दो चीजों पर निर्भर करता है। अगर आपसे एक नंबर में पूछ दे तो अष्टफलकीय क्षेत्र में विपाटन ऊर्जा और दूसरा युग्मन ऊर्जा। अब देखो इधर इसमें भी यहाँ पर क्या होता है, पहली चीज तो ये दो चीजें अपन ने बताया। अब दोनों बताने के बाद यहाँ पर देखो दो चीजें आती है, एक तो प्रबल फील्ड लिगेंड और दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ पर दुर्बल फील्ड लिगेंड। अब देखो आपने तो बहुत सारा लिखा हुआ है नोट्स में, अपन को ज्यादा याद नहीं रखना है। जिन लिगेंडों की विपाटन शक्ति, ध्यान देना, प्रबल फील्ड लिगेंड जिनकी विपाटन शक्ति यानी कि डी कक्षकों को ये दो भागों में विपाटित करने की शक्ति, यानी कि लिगेंड आएंगे, ज्यादा शक्ति रहेगी, ज्यादा प्रतिकर्षण होगा तो जल्दी विपाटित हो जाएंगे। तो जिन लिगेंडों की विपाटन शक्ति यहाँ पर अधिक होती है उन लिगेंडों को क्या करते हैं, डी कक्षकों का अधिक विपाटन करते हैं। तो ये इतना ऐसा कि ये ज्यादा विपाटन हो सकता है। तो जिन लिगेंडों की क्या होती है, विपाटन शक्ति अधिक होती है, वो इन धातु परमाणु के डी कक्षकों को क्या करते हैं, ज्यादा विपाटित करते हैं, और उन लिगेंडों को हम क्या बोलते हैं, प्रबल फील्ड लिगेंड बोलते हैं। खत्म बात। और जिन लिगेंडों की क्या होती है, विपाटन शक्ति कम होती है, वो धातु परमाणु के डी कक्षकों का कहते हैं कम विपाटन करते हैं, क्या होता है, उसी को अपन दुर्बल फील्ड लिगेंड के नाम से जानते हैं। इस प्रकार ये सिद्धांत कहता है प्रबल फील्ड और दुर्बल फील्ड लिगेंड के बारे में भी व्याख्या करता है। अब देखो आपको चतुष्फलकीय चित्र की मैं बात करूं, अब देखो मैं आपको ज्यादा नहीं बताऊंगा, बस ओनली थोड़ा सा बताऊंगा, जिसमें आप पढ़ोगे ना तो ऑटोमेटिक समझ में रहेगा, आप ये अच्छे से समझ लिया। चतुष्फलकीय क्षेत्र में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन है तो बहुत सारा, पर वो सारा नहीं पढ़ के अपन केवल कुछ चीजें बताएंगे। तो ध्यान देना, चतुष्फलकीय क्षेत्र में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा अगर आपको पढ़नी है, देखो सब कुछ सेम करना है, आपको कुछ नहीं करना है। सुनो, अंतर क्या करोगे आप, इतना सा मैं आपको बताऊंगा। यहाँ देखो पूरा वही है ना, बस इस समय क्या होगा, ये जो T2G था ये तो ऊपर चला जाएगा, और Eg जो कक्षक थे आपके, Eg कक्षक क्या हो जाएंगे, नीचे, जस्ट उल्टा। तो ये तो Eg और ये क्या हो गए, T2G। क्लियर? अष्टफलकीय क्षेत्र में विपाटन ऊर्जा थी, उसकी जगह यहाँ क्या हो जाएगी, ये चतुष्फलकीय क्षेत्र में विपाटन ऊर्जा। तो इसको वो del 0 था, del T हो जाएगा, चतुष्फलकीय क्षेत्र में विपाटन ऊर्जा। अब यहाँ पर अधिक और कम की बात आएगी, तो कितनी अधिक होगी कितनी कम होगी ये तो देखनी है। तो इसकी ऊर्जा तो देखो T2G की अधिक हो गई, तो अधिक हो गई तो ये कितनी हो गई, T2G की ऊर्जा नीचे क्या थी, 2/5 थी, ये 2/5 नीचे थी पहले, ये ऊपर चल गई, ऊपर चल गई, ऊपर वाले को प्लस में लिख देंगे, तो 2/5 del T अधिक हो जाएगी। कि Eg की कितनी थी, ऊपर याद है ना आपको 3/5 है, परंतु 3/5 नीचे आएगा तो माइनस में आएगी, 3/5 क्या हो जाएगी, del T कम हो जाएगी। इतना आसान है, बस कुछ नहीं है, पूरा वही लिखना है। और दूसरी चीज एक और अंतर आएगा, तो इसमें तो क्या हो रहा था, अष्टफलकीय क्षेत्र में तो लिगेंड सीधे से आ रहे थे, और यहाँ चतुष्फलकीय में क्या होगा, लिगेंड मध्य में से आते हैं, बस इतना समझना है। अब आप पूरी लैंग्वेज बना डालोगे, ध्यान देना, चतुष्फलकीय में क्या होते हैं, 4 लिगेंड आएंगे, फिर 4, तो अपन पूरी वही कहेंगे। चतुष्फलकीय संकुल के निर्माण के लिए ध्यान देना, चतुष्फलकीय संकुल में केंद्रीय धातु परमाणु के डी कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन
लिगेंड की क्या करते हैं यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन, 4 लिगेंड है तो 4 इलेक्ट्रॉन युग्मों से प्रतिकर्षित होते हैं, जिससे इनकी ऊर्जा क्या हो जाती है यहाँ पर बढ़ जाती है। वही बात है अच्छी है कि जैसे यहाँ शब्द कितना कर दिया 4 इलेक्ट्रॉन होती है, जिससे इनकी ऊर्जा क्या हो जाती है प्रतिकर्षण कांड बढ़ जाती है। कोई परेशानी नहीं है। ध्यान देना एक बात, चतुष्फलकीय संकुलों में केंद्रीय धातु परमाणु के कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन लिगेंड के क्या होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन से प्रतिकर्षित होते हैं, फलस्वरूप कक्षकों की ऊर्जा यहाँ पर क्या होती है बढ़ जाती है, 5 कक्षक बढ़ गए। इसको यहाँ पर चतुष्फलकीय क्षेत्र में औसत क्रिस्टल क्षेत्र ऊर्जा के नाम से जानते हैं। अब देखो आगे बात करेंगे चतुष्फलकीय संकुल के निर्माण। ये चतुष्फलकीय संकुल बना ले, इसके निर्माण में लिगेंड क्या होते हैं यहाँ पर 4 लिगेंड। चतुष्फलकीय संकुल के निर्माण के समय 4 लिगेंड क्या करते हैं केंद्रीय धातु परमाणु के पास क्या होते हैं यहाँ पर डी कक्षों के मध्य में से प्रवेश करते हैं। इतना सा ध्यान रखना है आपको, उसमें साइड में से आ जाते हैं तो यहाँ मध्य में से आ जाते हैं। तो ध्यान देना कि चतुष्फलकीय संकुल के निर्माण के समय धातु परमाणु के जो डी कक्षक होते हैं उनमें लिगेंड क्या होते हैं मध्य में से प्रवेश करते हैं। मध्य में से प्रवेश करने के कारण वे डी कक्षक धातु परमाणु के वे डी कक्षक जो अक्षों के अनुदिश यानी सीध में होते हैं, तो उसको यहाँ पे क्या कहोगे T2Z कहोगे, क्योंकि यहाँ पर जो आएंगे ना ये वाले सीध में पढ़ते हैं। देखो यहाँ डी कक्षक के सीध, क्योंकि डी कक्षक क्या करते हैं 3 डायमेंशनल में होती है, 3 डायमेंशनल थोड़ी बनाई है अपने अपन जैसे बनाई, ये क्या होते हैं सीध में पढ़ते हैं। उस कंडीशन में यहाँ पर तो अपन कहेंगे कि लिगेंड के यहाँ पर मध्य में से प्रवेश करने से क्या होता है ये T2Z कक्षक क्या होते हैं इसके अनुदिश आ जाते हैं, सीध में आते हैं तो ये ज्यादा प्रतिकर्षण महसूस करते हैं, फलस्वरूप इनकी ऊर्जा औसत क्रिस्टल क्षेत्र ऊर्जा से अधिक हो जाएगी। देखो ऊपर चले गए। और जो यहाँ पर इजी कक्षक होते हैं क्या होते हैं अक्षों के यहाँ पर अनुदिश नहीं होते तो कम प्रतिकर्षण महसूस करते हैं चतुष्फल के क्षेत्र में, तो ये क्या होते हैं इनकी ऊर्जा औसत क्रिस्टल क्षेत्र ऊर्जा से कम हो जाती है। इस प्रकार इन दोनों के मध्य डी कक्षकों को विभाजित T2Z और इजी कक्षकों में हो जाता है, इससे हम क्या करते हैं चतुष्फल के क्षेत्र में क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन के नाम से जानते हैं। और इन दोनों कक्षकों के मध्य की ऊर्जा चतुष्फल के क्षेत्र में टेट्राहेड्रल फील्ड में क्या हो जाती है क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन ऊर्जा के नाम से जानी जाती है, इसे डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। हो गया। अब कितनी अधिक होगी कितनी कम होगी, सीधी सीधी बात है T2Z की 2/5 थी और इजी कितनी 3/5। ऊपर वाले को हमेशा प्लस में लिखोगे, नीचे वाले को तो यहाँ पर क्या होता है T2Z कक्षक की ऊर्जा औसत क्रिस्टल क्षेत्र ऊर्जा से प्लस 2/5 डेल T चतुष्फल के गए तो T अधिक होती है और इसकी कितनी होती है यहाँ पर -3/5 डेल T कम होती है। इस प्रकार विभाजन हो गया। कोई परेशानी नहीं आएगी आपको, दोनों को पढ़ना। फिर भी अगर कोई परेशानी आती है तो वीडियो को एक बार रिवाइंड करके देखना। लैंग्वेज समझना जो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ वही लैंग्वेज थ्योरी में है यहाँ पर, पूरी समझने के बाद आपको कोई परेशानी नहीं आएगी, फिर भी आती है तो आप बोल सकते हैं। थैंक्स फॉर